गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे लोकोमोशन, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था अमीबा के बारे में। और अमीबा के अंदर जो पोडियल लोकोमोशन होता है वो किस में होता है? लोकोमोशन सॉरी सूडोपोडियल लोकोमोशन होता है। सबसे पहले जो अपन लोकोमोशन के टाइप पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था सूडोपोडियल, जिसका सीधा सीधा मतलब यहाँ सूडो का अर्थ जो होता है वो होता है झूठ माट के, और जो पोडियल या पाद यानी कि झूठे पाद या मिथ्या अवास्तविक पादों से जो गमन किया जाता है वही क्या कहलाता है? सूडोपोडियल लोकोमोशन या कूटपाद गमन कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने इसको देखा था कि ये चार प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन बात कर रहे थे अमीबा प्रोटिस्टा के अंदर लोबियल लोकोमोशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, लोब लाइक जो कूटपाद बनता है उसके अंदर तो अपन ने सबसे पहले जो थ्योरी पढ़े थे वो थी कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी के अंदर अपन ने जो इन्होंने जिसने प्रतिपादित किया, जिस साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया, उनका नाम था सुलजे। सुलजे ने 1875 के अंदर बताया कि जो अमीबा जिस दिशा में गति करता है, अमीबा जिस दिशा में गति करता है उसका पीछे का पार्ट, उसके पीछे के पार्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो पीछे का जीवद्रव्य या एंडोप्लाज्म है वो आगे की तरफ क्या करता है? गमन करता है, जिसके कारण अमीबा का एंटीरियर सरफेस के ऊपर कूटपाद का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये किसने बताया? सुलजे ने बताया 1875 के अंदर। फिर था सरफेस टेंशन थ्योरी। जो अगली थ्योरी थी सरफेस टेंशन थ्योरी, इसमें क्या कहा गया कि जो अमीबा है उसके किसी ना किसी एक स्थान पे क्या होता है, उसकी जो एक्टोप्लाज्म या एक्टोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो है उसके सरफेस पे, उसकी सरफेस पे क्या होता है? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का में कमी आती है, जिसके कारण उसमें भरे कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य का जो दबाव है वो, या अपन सीधा सीधा कहें कि एंडोप्लाज्म का जो दबाव है वो उस कम हुए पृष्ठ तनाव के ऊपर लगता है, जिसके कारण वहां का एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ निकलकर किसका निर्माण कर लेता है? कूटपाद का निर्माण कर लेता है। और ये जो दिए थे वो थे बर्थोल्ड ने 1886 के अंदर दिया था। तो ये जो थ्योरी दी थी वो दिए थे बर्थोल्ड 1886। और इस थ्योरी को समर्थन देने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिसमें पहला था रूमलर एंड सेकंड था बुस्चिली। रूमलर एंड बुस्चिली, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया। और ये समर्थन जो इन्होंने दिया वो दिया 1898 के अंदर समर्थन दिया था। इन्होंने भी यही कहा कि पृष्ठ तनाव के कारण उसमें कूटपाद का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि हाँ, अगर सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम होगा तो उसके आकार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन उससे यह कंफर्म नहीं होता कि कूटपाद का ही फॉर्मेशन होगा। जैसे अपन कहें कि ये जो अमीबा है इसके यहां पर पृष्ठ तनाव में कमी आ रही है। ठीक है, इस जगह क्या हो रहा है? इसका सरफेस टेंशन लो हो रहा है। टेंशन लो। तो अब इससे ये कंफर्म नहीं होता कि यहां पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? कूटपाद का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां कूटपाद का फॉर्मेशन ना होके इस ये वाला भाग कुछ ऐसे आगे की तरफ निकलेगा और यू एक पूरा अमीबा का आधा पार्ट इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे क्या हो रहा है? जो इसका एंडोप्लाज्म है,
एंडोप्लाज्म का यहाँ पे फोर्स बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ का हिस्सा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन इससे ये कन्फर्म नहीं होता कि उससे कूटपाद का फॉर्मेशन ही होगा। तो ये स्टोरी को इस प्रकार से और साइंटिस्टों ने नहीं माना कि इस प्रकार से इसका कूटपाद बनता है। ठीक है, अगली जो थ्योरी थी वो थी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जो दिए थे उन साइंटिस्ट का नाम था जेनिंग, और ये थ्योरी दी गई थी 1904 के अंदर, 1904 के अंदर। जेनिंग साइंटिस्ट के द्वारा 1904 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। इनका जो कहना था, इनके अनुसार ये कहना था कि जो रोलिंग का मतलब क्या होता है, कोई गोलाकार जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। तो जीवद्रव्य का गोलाकार आकृति या गोल पिंड जिसके अंदर जीवद्रव्य भरा हुआ होता है, या कुछ भी प्लाज्मा या कुछ भी द्रव्य भरा हुआ होता है, तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्य से भरा हुआ कोई गोलाकार या गोला जब गुड़ता है, तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी लुढ़कन या अपन कह सकते हैं लुढ़काव जो होता है, गोल आकार की वस्तु के अंदर जो लुढ़काव होता है, उस प्रकार से अमीबा के अंदर क्या होता है, गमन होता है। इसमें कूटपाद का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इनका जो कहना था वो ये कहना, इन्होंने फिर एक प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान इन्होंने क्या किया, जब अमीबा गमन कर रहा था तो इन्होंने अमीबा के आगे यहां पे कोई कार्बन कण रख दिया, ये इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। ठीक है, और ये जब गमन करता हुआ गमन करता हुआ इसके पास पहुंचा, तो ये कार्बन कण इसकी सरफेस या इसकी सतह से जब अटैच हुआ, तो सतह के साथ क्या करने लग गया, रोलिंग करने लग गया। और इसके साथ जब अगली स्टेप आई तो ये पीछे के पोस्टीरियर पार्ट में पहुंचा, और जब अगला राउंड लिया तो ये उसके डोर्सल सरफेस पे पहुंच गया। इस प्रकार से वेंट्रल डोर्सल होता है वो उसके वापस कहां पे पहुंच गया, एंटेरियर सरफेस पे पहुंच गया। तो उन्होंने ये कहा कि जब एंडोप्लाज्म जो इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है अमीबा के अंदर, उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन के साथ साथ एंडोप्लाज्म में जब सर्कुलेशन होता है तो उसकी एक्टोप्लाज्म में क्या करने लग जाती है, रोलिंग करने लग जाती है। और इस प्रकार से ये रोलिंग करता हुआ या रोलिंग मूवमेंट के दौरान लोकोमोशन करता है। ये थ्योरी दी थी रोलिंग मूवमेंट की, वो थे साइंटिस्ट जेनिंग। ठीक है, इसके बाद में यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, और इसके आगे अपन पढ़ने के लिए जो टॉपिक छोड़ा था वो था अपना कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी के अंदर जो है, ये सबसे पहले ये जो थ्योरी दिए थे वो उन साइंटिस्ट का नाम है डेलिंजर, या डेलिंजर भी कह सकते हैं, डेलिंजर। ये थ्योरी जो दी गई थी ये 1906 के अंदर दी गई थी। ठीक है, इनका जो कहना था, डेलिंजर का जो कहना है, उनका ये कहना है कि इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, जो अमीबा के अंदर कोशिका द्रव्य होता है या सेल प्लाज्म जो होता है, ये जो सेल प्लाज्म है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये सेल प्लाज्म क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये किस प्रकार से, जब अमीबा को गमन करना होता है और जिस दिशा में ये गमन करना चाहता है उसकी दिशा में एक
सूडोपोड का फॉर्मेशन करता है। इन डायरेक्शनल साइड, ठीक है, डायरेक्शनल साइड, डायरेक्शनल साइड के अंदर ये फॉर्मेशन करता है सूडोपोड का, ठीक है। तो सूडोपोड का जब ये सूडोपोड का जब ये फॉर्मेशन करेगा तो इस प्रकार से ये क्या करता है, इस पार्ट को आगे की सरफेस पे क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। और जैसे ही ये कूटपाद का फॉर्मेशन करते हुए आगे की सरफेस पे अटैच होता है, तो यहाँ पे कोई बैरियर मान लो कि इसको इसको क्रॉस करना है, तो ये जैसे ही यहाँ की सरफेस पे खुद को क्या करेगा, अटैच करेगा, तो इसके सेल प्लाज्मा में क्या होगा, अचानक कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्टोप्लाज्म के दौरान सतह से जुड़ा हुआ है, जो सबस्ट्रेट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे जुड़ गया तो यहाँ इसके सेल प्लाज्मा में एक साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये पूरा जो जीवद्रव्य है वो कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अगली जो स्टेप होगी वो अपन को इस प्रकार से दिखाई देगी। यानी कि पहले इस जो कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जब अमीबा को गमन करना होता है तो ये क्या करता है, इसके सेल जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये क्या करता है, जीव द्रव्य ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर किस प्रकार से, जब इसको मूवमेंट करना होगा तो ये सबसे पहले तो क्या करता है, वो सूडोपोड का फॉर्मेशन करेगा। सूडोपोड का फॉर्मेशन करके जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन में इसको जाना है उस दिशा में सूडोपोड का फॉर्मेशन करके सरफेस से क्या कर लेगा, उस सूडोपोड को अटैच कर देगा और उससे चिपक जाएगा, सरफेस सतह से चिपक जाएगा। जैसे ही ये सतह से चिपकता है या अटैच होता है तो उस वक्त इसके पोस्टीरियर पार्ट में जो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्म, उसमें क्या होगा, अचानक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वो सारा जीवद्रव्य कहाँ जाएगा, जिस सरफेस पे या जहां जो इसका सूडोपोड या कूटपाद जहां चिपका हुआ होता है उस पार्ट में इसका पूरा क्या आ जाता है, एंडोप्लाज्म आ जाता है, जिससे होल बॉडी ऑफ अमीबा की कहां आ जाएगी, एंटेरियर या फॉरवर्ड मूवमेंट कर जाती है। इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होता है। तो अब क्या कर रहा है, कूटपाद, वॉकिंग क्यों कहते हैं, पैरों से जो गति होती है वो ये कहलाती है वॉकिंग, या जो अपन टहलते हैं, तो ये भी क्या करता है, कूटपाद का फॉर्मेशन करके यहाँ अपने कूटपाद को पहले स्थापित करता है, और स्थापित करने के बाद में इसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट के द्वारा ये क्या करता है, वॉकिंग करता है। तो ये इस थ्योरी का नाम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। अगली जो थ्योरी है वो है सोल-जेल थ्योरी। सोल-जेल थ्योरी जो होती है उसके अंदर कहा गया है कि जो इसके अंदर जो जीवद्रव्य है या एंडोप्लाज्म में ये क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सोल-जेल सेमी लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और सेमी लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। जो सेमी लिक्विड इसका एंडोप्लाज्म है वो लिक्विड फॉर्म में बदलता है, लिक्विड फॉर्म में बदलने के बाद उसमें सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन से वो एक प्रेशर के रूप में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट होने के कारण उसमें क्या होता है, कूटपाद का फॉर्मेशन होता है। कूटपाद का फॉर्मेशन होने के बाद में जैसे ही जो
सोल जेल है वो आगे जाके वापस सोल जेल में कन्वर्ट होता है, और सोल जेल में कन्वर्ट होने के बाद और जो होगा वो किसमें होगा, उसके कूटपाद में, कूटपाद का फॉर्मेशन करने के बाद में यहाँ पे वापस ये सेमी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, जहां से यहाँ पे इसका कूटपाद एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सॉलिड फॉर्म में आ जाने के बाद इसका पीछे का जो भी सोल जेल है वो वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करता हुआ क्या करता है, सर्कुलेशन करता हुआ इस पार्ट में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसको, इसका जो डायग्राम है वो बना देता हूं, फिर आपको उससे समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाना पड़ेगा मुझे। ये इसका एंडोप्लाज्म है जो इसके अंदर भरा हुआ है, कोशिका उपांग है, ये न्यूक्लियस होता है इसका, जिसके अंदर इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, और क्या आता है, प्रोटीन भी आती है क्या, एमिनो एसिड्स होते हैं क्या, क्या एमिनो एसिड एक क्वेश्चन है आपका जिसको होमवर्क समझ लो, और इसका आंसर आपको जो देना है वो मैसेज के दौरान देना है। मैसेज जो आपके एप्लीकेशन में है उसके द्वारा दोगे आप। ठीक है, एप्लीकेशन में जो आपका मैसेज का जो ऑप्शन है उसके अंदर नाम सर्च करना मेरा, और उसमें आप उसको वहां पे आंसर टाइप करना और बता देना। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एमिनो एसिड क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, अगर रखते हैं तो कैसे, और नहीं रखते हैं तो किस प्रकार नहीं रखते, क्यों नहीं रखते। ठीक है, ये दोनों आंसर देने हैं कि अगर हाँ एमिनो एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं तो किस प्रकार रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो किस कारण से नहीं रखते, उनका क्या रीजन है जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रखते। या इसको ऐसे कर सकते हैं अपन कि ये इस प्रकार से गमन करता है। ठीक है,
फूड वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म या रीजन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा जेल, एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा लेमा, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है हेलाइन कप, या इस प्रकार से ये एक, अब इसको अब समझ में आएगा हेलाइन कप क्या होता है। ठीक है, ये हो गया अपना अमीबा का डायग्राम, जिसके अंदर ये फूड वेहिकल्स है, न्यूक्लियस है और ये रीजन ऑफ सॉल्यूशन है, प्लाज्मासोल है, प्लाज्मासोल और प्लाज्मा जेल। ठीक है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा लेमा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर सोल जेल थ्योरी, सोल जेल थ्योरी जो दी थे उन साइंटिस्ट का नाम था हाइमन। हाइमन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी सन 1917 के अंदर। इस साइंटिस्ट, इस थ्योरी के दो समर्थक थे, जिसमें पहला था पेंटिन। इन्होंने जो समर्थन दिया वो दिया 1923 से 1926 तक। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट किया, इसको पहले इस पे अध्ययन किया, उसके बाद में इसका समर्थन दिया। और दूसरे थे मोस्ट, इन्होंने जो समर्थन दिया वो 1925 के अंदर इसका समर्थन किया। इस थ्योरी के अंदर जो है वो क्या है कि इसके अंदर जो प्लाज्मा सोल है, ये प्लाज्मा जेल के अंदर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें सॉल्यूशन होकर सॉल्यूशन से ये किसमें बदलता है, प्लाज्मा सोल में। और प्लाज्मा सोल के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है तो सर्कुलेशन करने लग जाता है, जिससे एक फोर्स इसके एंटीरियर सरफेस पे एक फोर्स पड़ता है। और फोर्स होने के बाद में यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा है, इस प्रकार से इसके अंदर एक सूडोपोड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हाइलेन कप के नाम से जाना जाता है। देखो इसमें कुछ स्टेप्स चलती है जिस प्रकार से मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप होगी वो क्या होगी, ये अपने जो धरातल जिस तरफ चलना चाहता है, तो उससे पहले क्या करेगा, अपने आप को धरातल पे क्या करेगा, फिक्स करेगा। इसके बाद में इसमें यहाँ पे है, देखो एक शब्द है प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा जेल का जो मतलब है, ये प्लाज्मा सोल्ड जो होता है वो पीछे की तरफ दृढ़ अवस्था में व्यवस्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा जेल कहते हैं। प्लाज्मा जेल का जो पीछे का पार्ट होता है उसके अंदर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन द्रवीकरण उसका होता है। तो द्रवीकरण जब होता है तो ये प्लाज्मा सोल के अंदर कन्वर्ट होता है। प्लाज्मा सोल के अंदर कन्वर्ट होते ही ये क्या करने लग जाता है, गमन करने लग जाता है, सर्कुलेशन करने लग जाता है, जिससे ये आगे के उस पार्ट पर क्या करता है, फोर्स डालता है, जहां पे इसको जिस दिशा में गमन करना होता है, और वहां का प्लाज्मा जेल क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर होने के कारण यहाँ पे जब प्लाज्मा सोल का प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लोब का, और लोब या इसको बोलते हैं लोब
लोबोडियल, लोबोपोडियल रीजन। इस लोबोपोडियल रीजन के अंदर लोब का फॉर्मेशन होगा, ये क्या हो जाएगा, कूटपाद का निर्माण करेगा, जिससे ये आगे, अब यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मा सोल आएगा तो यहाँ पे आके ये वापस प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे दृढ़ होकर किसके साथ अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ये सरफेस के साथ, सरफेस के साथ अटैच होने के कारण जो इसका पीछे का जो भी प्लाज्मा जोल या प्लाज्मा जेल है, इसका सॉल्यूशन के दौरान द्रवीकरण होकर ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा, इस यहाँ पे जो लोब फॉर्मेशन हुआ था उसके आगे की तरफ आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट स्टेप वही शो करता है जो ये 3 स्टेपों में पूरा किया था, कि पहले क्या करता है, इसको प्लाज्मा लीमा जो है उसको, ये एक्टोलीमा का एक्टोप्लाज्म का पार्ट होता है जिसको धरातल से क्या करता है, अटैच करता है। अटैच करने के बाद में सेकंड जो इसकी स्टेप होती है, ये प्लाज्मा सेल को सॉल्यूशन के दौरान प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट करता है और प्लाज्मा सोल में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलेशन स्टार्ट होने के कारण ये उस पार्ट पर एक लोब का फॉर्मेशन करता है जहां का प्लाज्मा जेल कमजोर होता है, उस पर प्रेशर डालने से लोब लाइक पोडियल्स फुट का निर्माण करेगा और वहां पे ये फिर उसको वापस प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट करके वहां से सरफेस से अटैच कर लेगा मजबूतली और पीछे का जो पूरा पार्ट है सर्कुलेशन के माध्यम से आगे आ जाएगा। ठीक है, ये है सोल जेल थ्योरी। इस सेल जेल थ्योरी के ये 5 थ्योरी है अमीबा लोकोमोशन के लिए। अब जो अगला स्टेप आता है वो है लोकोमोशन इन अमीबा, कि अमीबा के अंदर लोकोमोशन किस प्रकार से होता है। एक थ्योरी और है इसके अकॉर्डिंग लोकोमोशन, अपन ये जो पढ़ रहे थे 5 स्टेप, वो किसकी थी, लोकोमोशन इन अमीबा की थी। और लोकोमोशन इन अमीबा के अंदर एक और है, वो है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, ये जो दी गई थी, ये थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर पहला साइंटिस्ट जो है वो है गोल्डेक, गोल्डेकर, और एक साइंटिस्ट है वो है लार्क। पहले गोल्डेकर ने ये थ्योरी दी थी, उसके बाद में लॉर्क ने, और लॉर्क के बाद में वापस पुनः अध्ययन करके गोल्डेकर ने ये थ्योरी स्थापित की थी। इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि जो इसके अंदर प्लाज्मा सोल है उसके अंदर अनफोल्डिंग होकर वो प्लेटों में स्थापित होता है। प्लेटों में स्थापित होने के बाद में सर्कुलेशन करता है और सर्कुलेशन करते हुए वो एंटीरियर सरफेस पे पहुंच के वहां पे उसके प्लेटों में क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर उसमें वापस अनफोल्डिंग होती है, जिससे वहां पे कूटपाद का फॉर्मेशन होता है। और कूटपाद का फॉर्मेशन होने के बाद वहां पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्कुलेशन के माध्यम से। जब यहाँ पे कूटपाद का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे अनफोल्डिंग के कारण ये यहाँ पे स्थापित हो जाता है और स्थापित होकर पीछे का पूरा पार्ट सर्कुलेशन के माध्यम से आगे की तरफ आ जाता है। इस प्रकार से इसमें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग प्रोसेस चलती है। तो इनके अंदर जो जीव द्रव्य है अमीबा के अंदर, उसके अंदर जो जीव द्रव्य है उसमें सबसे पहले फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग के रूप में ही वो क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। इस प्रकार से ये फोल्डिंग पार्ट ऑफ सेल प्लाज्मा।
और जैसे ये यहाँ पे आता है तो अनफोल्ड में चेंजेस होता है, और ये ऐसे अनफोल्डिंग इसमें हो जाती है। जैसे यहाँ पे कूटपाद का फॉर्मेशन होता है, कूटपाद का फॉर्मेशन होते ही ये जिस प्रकार से यहाँ पे फोल्डिंग होते हुए यहाँ पे आ रहा है, कूटपाद का फॉर्मेशन होता जाता है और सर्कुलेशन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे कूटपाद हो गया तो ये क्या करेगा, अब कूटपाद के अंदर भी ये फोल्डिंग के रूप में सर्कुलेशन करेगा। तो इसकी अगली स्टेप ये होगी कि इसको ऐसे रहने देते हैं और ये इसका आगे का, और ये जो फोल्डिंग के रूप में आ रहे थे ये आगे बढ़ने लग जाएंगे। और यहाँ पे फिर से वही कूटपाद का फॉर्मेशन। इस प्रकार से पहला वाला कूटपाद किसमें बदल जाएगा, अमीबा की बॉडी में बदल जाएगा और उस कूटपाद के अंदर भी कूटपाद का फॉर्मेशन होता जाएगा। यह है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी ऑफ, ये गोल्डेकर और लॉर्क ने दी थी। और 1982 के 1950 के अंदर तो लॉर्क ने इसको प्रतिपादित किया 1950 के अंदर। फिर 1952 के अंदर वापस गोल्डेकर ने क्या किया, इसको अध्ययन किया और वापस इसको प्रतिपादित किया। इस प्रकार से इन दोनों को ये इसका सरिया जाता है। अब है सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम। ये तो हो गया किस प्रकार का, सूडोपोडियल लोकोमोशन। ठीक है, अपन टाइप्स ऑफ लोकोमोशन पढ़े थे, जिसके अंदर पहला जो था वो कौन सा था, सूडोपोडियल लोकोमोशन, जिसके अंदर 4 टाइप के लोकोमोशन देखे थे कि किस प्रकार से सूडोपोडियल के अंदर 4 प्रकार के सूडोपोड्स का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड है सीलियरी मूवमेंट या सीलियरी लोकोमोशन। ये जो जनरली अपन जो लोकोमोशन देखते हैं वो पैरामीशियम के अंदर देखते हैं। अब पैरामीशियम जो है वो कौन से फाइलम का है, संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जो सीलियरी मूवमेंट जो देखने को मिलता है वो संघ प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पैरामीशियम है इसकी होल बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और जो जिनकी संख्या जो होती है वो लगभग 10,000 से 14,000 के बीच में होती है। यहाँ के जो सीलिया होते हैं इसके माउथ के वो कुछ बड़े होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स है, और ये एनिमल्स किस में आते हैं, सीलेटा क्लास के अंदर आते हैं। सीलेटा क्लास के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी होल बॉडी पे क्या होता है, पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जो संख्या होती है वो लगभग 10,000 से 14,000 के बीच में होती है, नंबर ऑफ सीलिया। present of
present on organism body। ठीक है, यानी कि सीलिएटा वर्ग के अंदर, सीलिएटा क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी पूरी बॉडी पे 14,000 10,000 से 14,000 के बीच में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल जो देखते हैं वो कौन है? पैरामीशियम। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। तो सीलिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है? इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीफ हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। हेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 10 mm तक 10 mm तक इसकी लेंथ होती है। 10 mm तक की इसकी लेंथ होती है, जिसमें इसकी मोटाई की बात करते हैं तो 90 एंगस्ट्रॉन का इस पे एक कवर पाया जाता है। सीलिया के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, जो झिल्ली पाई जाती है वो 90 एंगस्ट्रॉन की होती है। इसके अंदर एक केंद्रकों का विन्यास पाया जाता है, जिसको 9+2 के नाम से जाना जाता है, का अरेंजमेंट होता है। और वो अरेंजमेंट जो होता है जिसके अंदर 9 जो केंद्र या सेंटर्स फाइबर हो, जो 9 फाइबर्स होते हैं वो तो कहाँ होते हैं? इसके पेरिफेरल सरफेस पे पाए जाते हैं। और जो 2 होते हैं वो एक कवर्ड के अंदर या एक सेल के अंदर क्लोज होते हैं और इसके सेंटर में पाए जाते हैं, जो इसका टीएस या ट्रांसफरेंस सेक्शन जब अपन देखते हैं तो इस प्रकार से अपन को दिखाई देता है। और 2 होते हैं बीच में जो आपस में एक सेल के अंदर व्यवस्थित होते हैं। अब जो 9 पेरिफेरल सेंटर फाइबर्स है, पेरिफेरल फाइबर्स है, इन पेरिफेरल फाइबर्स को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। ठीक है, एक पेरिफेरल फाइबर 2 फाइबर्स का बना हुआ होता है, जिसके अंदर ए और बी में इसको बांटा गया है। और ए पार्ट जो है वो सेंटर फाइबर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जो बी फाइबर है ये अगले ए फाइबर के साथ जुड़ा हुआ होता है इस टाइप से। इनका ये अरेंजमेंट इस टाइप से पाया जाता है। इनका जो व्यास होता है, इस अरेंजमेंट का जो व्यास है पूरा वो कितने का है? 150 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका जो व्यास है वो 150 एंगस्ट्रॉम है। और पूरे जो सीलिया का होता है वो 360 एंगस्ट्रॉम होता है। पूरा जो सीलिया है, अपन बात करते हैं इसके ऊपर जो कवर होता है 19 एंगस्ट्रॉम का, उनको सबको मिलाकर जो इसकी परिधि देखते हैं वो होती है 360 एंगस्ट्रॉम की होती है। देखिए, ये जो डेटा है वो ये नहीं है कंफर्म डेटा। अब मैं बताता हूं आपको, जल्दबाजी में मैंने गलत बोल दिया। देखिए, ये जो सीलिया है, अपन बात करते हैं ये एक पार्ट को क्या कहते हैं? सीलिया। अब बात कर रहे हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर ये कैसे होते हैं?
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हम फ्लैजिला भी कह सकते हैं। अब ये जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इनकी अगर अपन इनका जो ट्रांसफरेंस सेक्शन देखते हैं तो इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसकी जो मोटाई होती है वो 90 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। अब ये झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान दिखाई देती है, ठीक है, और इसके अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा भरा हुआ होता है या मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर 9+2 लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं 9 पेरिफेरियल लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं और दो जो होते हैं वो सेंट्रल फाइबर्स कहलाते हैं। अब जो ये अपन बात करते हैं इसके सेंट्रल फाइबर्स की, तो इनकी जो मोटाई होती है वो होती है 150 एंगस्ट्रॉम। सेंट्रल फाइबर। अब पेरिफेरल फाइबर जो होते हैं इनकी जो मोटाई होती है वो होती है 360 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल फाइबर है ये दो उप केंद्रकों में बटे हुए होते हैं, दो उप फाइबरों में बटे हुए होते हैं, जिनको क्रमश से अपन ए और बी के नाम से जानते हैं। ए और बी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक संयुक्त रूप से फाइबर एक आवरण पाया जाता है जिसकी जो मोटाई होती है वो होती है 50 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो 9 पेरिफेरल फाइबर्स है इनके ऊपर एक आवरण और पाया जाता है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ता है, उनको संयुक्त रूप से जो कहा जाता है वो कहा जाता है ए और बी। और ए और बी दोनों फाइबर्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसका 50 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। बात करते हैं सेंट्रल फाइबर की, तो सेंट्रल फाइबर के अंदर दो फाइबर होते हैं 10 और 11 नंबर के, ठीक है, और 9 जो होते हैं वो पेरिफेरल फाइबर होते हैं। 10 और 11 नंबर के जो फाइबर होते हैं उनके ऊपर भी एक कवर पाया जाता है जिनका आवरण की मोटाई होती है 60 एंगस्ट्रॉम। और इनसे 9 फाइबर्स या फाइब्रिल्स बाहर निकलते हैं, 9 फाइब्रिल्स बाहर निकलते हैं जो पेरिफेरल के ए पार्ट में जाके मिलते हैं, और इस प्रकार से ये एक बैलगाड़ी या क्रूप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। ये हो गया सीलियरी स्ट्रक्चर या सीलिया की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो सीलिया की स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैजिला लाइक या हेयर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 90 एंगस्ट्रॉम होती है। 90 एंगस्ट्रॉम के अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है जो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और इनके अंदर 9+2 फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। 9+2 फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि जो 9 फाइबर होते हैं वो पेरिफेरल फाइबर होते हैं, यानी कि परिधि की चारों तरफ अरेंज्ड होते हैं, और दो फाइबर होते हैं वो एक कवर के अंदर व्यवस्थित होते हैं और वो कवर प्रेजेंट होता है उसके सेंटर में। ठीक है, जो 9 पेरिफेरल फाइबर है, परिधीय फाइबर है, वो दो तंतुकों में बटे हुए होते हैं, दो फाइबरों में बटे हुए होते हैं ए और बी। और ए और बी जो है उसके अंदर ए पार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, पीछे वाले ए बी से, और सेंटर फाइबर के साथ फाइब्रिल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बना देता हूं, तो इसका डायग्राम अपने नोटबुक में बना लेना।
देखिए जिसमें ए और बी है तो बी तो किससे जुड़ा हुआ है, आगे वाले ए से, ठीक है। और जो बी है, जो सॉरी ए है, वो एक तो सेंट्रल फाइबर्स के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में ही पीछे वाले बी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है इसकी केस ऑफ सीलिया, इसकी स्ट्रक्चर बना लेना। और आगे अपन पढ़ेंगे वो है लोकोमोशनरी मूवमेंट ऑफ सीलिया या बाइसीलिया, ठीक है। तो सीलियरी मूवमेंट अपन जो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो होगी सीलियरी मूवमेंट या सीलियरी लोकोमोशन, ठीक है। तो सीलियरी लोकोमोशन के अंदर अपन ने जो अभी तक पढ़ा हुआ है केस ऑफ सीलिया, अपन अगली जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे सीलियरी लोकोमोशन, यानी कि पैरामीशियम इन सीलिया के माध्यम से किस प्रकार से मूवमेंट करता है या लोकोमोशन करता है, ठीक है।